प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने की परिस्थितियों में ऑफलाइन क्लासेज के सिलसिले में आज हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत को मोटे रूप से 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला जो भाग था उसे गुलाम वंश या मामलुक वंश, दूसरे को खिलजी वंश, तीसरे को तुगलक वंश, चौथे को सैयद वंश और पांचवें को लोदी वंश की संज्ञा दी जाती है। हम सब जानते हैं गुलाम वंश में या गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे ही या उन्हें ही दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। हम लोग सब जानते हैं कि उन्हें इतिहास में लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और ये भी हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी न तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न ही वो कभी राजगद्दी पर बैठे, और न ही उन्होंने कभी अपने नाम के सिक्के चलाए। उसका जो बेसिक कारण था वो ये था कि उन्हें कभी गुलाम पद से मुक्त नहीं किया गया, क्योंकि सल्तनत में एक नियम था, अगर किसी को गुलाम पद से नियुक्त नहीं किया गया हो तो वो न अपने सिक्के चला सकते थे, न राजगद्दी पर बैठ सकते थे, और न ही सुल्तान की उपाधि धारण कर सकते थे। इसलिए उन्हें सिपह सालार की उपाधि धारण करनी पड़ी। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि अपने जीवन काल में एक बहुत बड़े योद्धा थे। उनके लिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का खाका तैयार करने का श्रेय दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुलाम थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के लिए कहा जाता है कि वो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक इस संदर्भ में भी थे कि वही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। खलीफा से मान्यता प्राप्त करने के बाद लीगली अगर दिल्ली के कोई पहले सुल्तान बने वो थे इल्तुतमिश। चूँकि मैं आज आपको स्पेशली इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रज़िया सुल्तान पे बात करूँगा। हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन समाज आज की परिस्थितियों के सापेक्ष और कहीं अधिक रूढ़िवादी और पुरुषसत्तात्मक समाज था। यद्यपि इल्तुतमिश के बेटे भी थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि उनकी पुत्री रज़िया उनके पुत्रों के उत्तराधिकारी बनने में उनसे कहीं अधिक योग्य महिला थी। इसलिए उन्होंने जटिल परिस्थितियों के बावजूद अपनी उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रज़िया को बनाया। रज़िया का टाइम यद्यपि 1236 से 40 के बीच 3.5 साल से के आसपास था, लेकिन दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एकमात्र मुस्लिम शासिका का श्रेय उन्हें है। उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण पुरुषों की भांति हुआ था। उनमें शासिका बनने के सारे गुण थे, लेकिन चूंकि वो समाज एक रूढ़िवादी समाज था, चूंकि पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए उन्हें शासिका बनने पर जो एक उस ज़माने में संभव था कि महिला को जो संघर्ष करना था, उनको जो चुनौतियां थीं, उन सब का सामना करना पड़ा। और तुर्की अमीर वर्ग उनको किसी भी कीमत पर शासिका स्वीकारने में असमर्थ था। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किए, षड्यंत्र किए, और उनको येन केन प्रकार सत्ता से हटाने का प्रयास किया। उसमें उनके भाई तक शामिल थे। यद्यपि वो उनका प्रशिक्षण और उनका साहस का स्तर ये था कि वो आरंभ में यद्यपि थोड़ा ध्यान रखती थी एक महिला को कैसे रहना चाहिए, लेकिन जब बराबर उन्हें ये झेलना पड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एक महिला है, तो फिर उन्होंने उस ज़माने में एक पोशाक होती थी कुबा, कोट और ताज, जिसको कुल्हा कहते थे, उसको पहनकर घोड़े पर बैठकर एक योद्धा की भांति दरबार में आती थी और एक योग्य शासिका, एक योग्य शासक की भांति कार्य करती थी। यद्यपि महिला थी, सुल्ताना उनके नाम के सामने टाइटल होना चाहिए था, लेकिन वो खुद को कहीं भी कमज़ोर नहीं मानती थी, इसलिए उन्होंने रज़िया सुल्तान का टाइटल प्राप्त किया। उनके लिए ये भी कहा जाता है कि भारत के इतिहास में अगर
आम जन के द्वारा किसी को नियुक्त किया गया तो वो पाल वंश के शासक गोपाल के बाद दूसरी शासिका थी जिन्हें दिल्ली की आम जनता ने शासिका बनाया। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने मंगोल आक्रमणों से लेकर आंतरिक बाह्य जितने उनके सामने चुनौतियां थी उनको एक योग्यतम और जो एक योग्य शासक की भांति न केवल उन्हें डील किया बल्कि सफलता भी प्राप्त की। लेकिन उनके लिए ये कहा जाता है कि महिला होने के कारण आरंभ से ही ढेरों चुनौतियां उन्हें झेलनी पड़ी। और उस ज़माने के एक बहुत बड़े इतिहासकार मिन्हाज सिराज जो उनके ज़माने में न्यायालय के बड़े न्यायाधीश भी थे, उनके लिए उन्होंने कहा था कि उन्हें शासिका बनने के यद्यपि सारे गुण थे लेकिन महिला होना ही उनका सबसे बड़ा अपराध था। और इसीलिए बहुत कोशिशों के बावजूद भी, बहुत संघर्षशील होने के बावजूद भी एक दिन वो खुद उस पुरुषवादी जटिलताओं, उन पुरुषवादी जो संघर्ष थे उनके कारण उन्हें न केवल पराजित होना पड़ा बल्कि उन्हें मौत को भी गले लगाना पड़ा। कैथल एक हरियाणा में जो जगह है वहाँ पर वो ऐसा माना जाता है कुछ लुटेरों के साथ संघर्ष करते हुए कई लोग कहते हैं कि वो आराम की मुद्रा में थी, उनको मार दिया गया। और भारतीय इतिहास में एक योग्य शासिका, एक बहुत ही आदर्श सुल्तान को का अंत जो हुआ वो एक बहुत दर्दनाक था, बहुत दुखद था, लेकिन फिर भी वो अपने ज़माने में, अपने समय में एक योग्य शासिका थी।